वेलकम। आई एम डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल की कुछ खूबियां भी हैं, जैसा कि कुछ एलिमेंट्स का हम इसकी मदद से एटॉमिक रेडियाई और उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हाइड्रोजन से मिलते जुलते एलिमेंट का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसका एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रा भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बहुत से ड्रॉबैक्स या डिफेक्ट्स भी हैं, जिसमें एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम का ये स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब नहीं कर पाता। सिमिलरली, जब स्पेक्ट्रा को हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसकी जो स्प्लिटिंग है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन या वजाहत नहीं करता। इसका एक मेजर डिफेक्ट ये भी है कि ये इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है और उसकी पोजीशन है उसको सही तरह कैलकुलेट करने की रीज़न प्रोवाइड करता है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है जिसका मोमेंटम और पोजीशन मालूम की जा सकती है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली या बैक वक्त मालूम नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल स्टडी करते हैं। बोहर्स थ्योरी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन the origin of spectrum of hydrogen atom and ions like helium, lithium and beryllium। तो बोहर का मॉडल कामयाब तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की तरह के कुछ आयन जैसा कि हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के स्पेक्ट्रा की वजाहत या एक्सप्लेनेशन पेश करता है। और ये तमाम के तमाम जो आयंस हैं ये वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है। इन तमाम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। बट दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। अगर एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जैसा कि हीलियम के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमिलरली लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह के एलिमेंट जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, हीलियम के अंदर 2, लिथियम के अंदर 3 और बेरिलियम के अंदर 4, तो इस तरह के एलिमेंट का स्पेक्ट्रा पॉसिबल नहीं है। इनकी वजाहत नहीं कर सकता बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इस तरह के स्पेक्ट्रा पॉसिबल नहीं है तो इसकी वजाहत नहीं कर पाएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सेकेंड पॉइंट, when the spectrum of hydrogen gas is observed by means of high resolving power spectrometer, the individual spectral lines are replaced by several fine lines। जब भी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में लेके जाते हैं या पास करते हैं तो स्पेक्ट्रा काफी सारे और हमें स्पेक्ट्रल लाइन दे देता है और उसे हम फाइन लाइन कहते हैं। फाइन स्पेक्ट्रा की मिसाल ऐसा ही है जैसे आपके पास एक 1000 का नोट हो और उसका आप छुट्टा करवा लें तो अब आपको 10 रुपए का नोट या 5 रुपए का सिक्का और 100 रुपए का नोट या 500 का नोट भी मिल सकता है। तो छोटी छोटी करेंसियां आपको मिल सकती हैं जो कि 1000 का ही पार्ट हैं। तो ये फाइन स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा ही है जैसे आप करेंसी को छुट्टा करवाते हैं।
तो ओरिजिनल लाइंस आर सीन डिवाइडेड इनटू अदर लाइंस। तो जैसे छुट्टा हमने किया था, बहुत से हमें रुपए या करेंसी मिल गई थी, तो ये एक ही स्पेक्ट्रा काफी सारे स्पेक्ट्रल लाइन में बढ़ जाता है। और यहां पे द अल्फा लाइंस इन बामर सीरीज, जो अल्फा लाइन है बामर सीरीज के अंदर, इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ 5 लाइंस। तो ये 5 कंपोनेंट लाइंस में मजीद डिवाइड किया जा सकता है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं और इस तरह से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा उसमें एक लाइन की बजाय काफी सारी और स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम फाइन स्ट्रक्चर कहेंगे कि बहुत सारे और स्पेक्ट्रा के अंदर हमें बहुत सी और लाइंस मिल गई हैं। इस फाइन स्ट्रक्चर का नाम मल्टीपल स्ट्रक्चर भी है। तो अपीयरेंस ऑफ सेवरल लाइंस in a single line suggests that only one quantum number is not sufficient to explain the origin of various spectral lines। तो यहां हमें यह पता चला है कि एक स्पेक्ट्रा जो हमें मिला था, जब हम उसे हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो हमें बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। आप उसकी स्टडी या उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप करेंगे तो आपको एक से ज्यादा क्वांटम नंबर का सहारा लेना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 4 क्वांटम नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम और उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री हम कह सकते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए यूज होते हैं। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को सर्कुलर माना है, जबकि दूसरे रिसर्चर्स ने इसे कुछ सर्कुलर और इलिप्टिकल के कॉम्बिनेशन को माना है, जैसा कि सोमरफील्ड। बोहर सजेस्टेड द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट रिसर्चर्स हैव शोन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन अ सिंगल प्लेन। बिल्कुल सर्कल के अंदर मोशन नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, बट टेक्स प्लेस इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर होती है। एक्चुअली एटॉमिक मॉडल इज नॉट फ्लैट, कि एटॉमिक मॉडल को जिस तरह फ्लैट कंसीडर किया जाता है कि बिल्कुल ये सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, तो बोहर का मॉडल बहुत ही फ्लैट है और ये इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट हैं उसको सर्कुलर करार देता है, जबकि जो नई रिसर्च है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये सर्कुलर जो मॉडल है ये रॉन्ग है और जो ये मॉडल है इलिप्टिकल टाइप मॉडल है, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ये राइट है। पॉइंट 4, व्हेन द एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, its spectral lines are further split up into closely spaced lines. This type of splitting of spectral line is called Zeeman effect. जब हम हाइड्रोजन को एक्साइट करते हैं किस तरह से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देके या उसे हीट करते हैं, तो हाइड्रोजन के एटम एक्साइट हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन के एटम को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हीट दी जाती है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इस तरह के एटम को हम एक्साइटेड एटम कहते हैं और ये इमिशन स्पेक्ट्रम को खारिज करते हैं। और अगर इस इमिशन स्पेक्ट्रम को हम मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारें या पास करें तो ये फर्दर बहुत से और स्पेक्ट्रा के अंदर स्प्लिट हो जाता है, बहुत सी और स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं। इस प्रोसेस को ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल है, सो द सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग द सोडियम स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, इट कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ 2 लाइंस ऑफ सोडियम इनटू कंपोनेंट लाइंस। यहां पे दूसरी एग्जांपल सोडियम की है। जब सोडियम के एटम को भी एक्साइट किया जाता है जैसा कि हाइड्रोजन के एटम को, और इसके स्पेक्ट्रा को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो
दो लाइंस हासिल होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड में से भी अगर हाइड्रोजन या सोडियम के स्पेक्ट्रा को पास किया जाए तो भी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस या स्प्लिटिंग हासिल होती है। यह स्प्लिटिंग का काम ऐसा ही है जैसा कि आपके पास एक 1000 का नोट हो और इसका अगर आप छुट्टा करना चाहें तो इसमें आपको 5 रुपए का सिक्का भी मिल सकता है, 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, 100 रुपए का नोट भी मिल सकता है और 500 का नोट भी मिल सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में किसी स्पेक्ट्रा को ले जाएं तो वो छुट्टा हो जाता है, जैसा कि 1000 रुपया हमने किया था। यहाँ पे एक और एग्जांपल हाइड्रोजन के रिलेटेड ही है कि जब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को मैग्नेटिक फील्ड की बजाय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया जाए तो भी इसी तरह की स्प्लिटिंग होगी और बहुत सी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी और स्पेक्ट्रा का छुट्टा हो जाएगा कि वो लाइन में बट जाएंगे। बोर की थ्योरी का सबसे बड़ा डिफेक्ट यही है कि ये ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन either Zeeman or Stark effect. However, in 1915, Sommerfeld suggested the moving electron might be described in addition to the circular orbits as well as elliptic, wherein the nucleus lies at one of the foci of the ellipse. ये जो लास्ट वर्ड्स हैं ये सोमरफेल्ड के हैं, जिसने ये बताया है कि जो एटम का ऑर्बिट है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, ये कुछ हद तक सर्कुलर भी हो सकता है और कुछ हद तक एक इलिप्टिकल साइज में या जिस तरह का एग की शेप होती है उस तरह का ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे होता है, सेंटर के अंदर नहीं होता ऑर्बिट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज subscribe my channel for more update.